हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सब कैसे हैं? लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डर 14। देखिए, जो आपका ऑर्डर 13 है दैट इज योर होमवर्क, क्योंकि इजी है और आप उसको जस्ट रीडिंग से भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ऑर्डर 13 इज प्रोडक्शन, impounding and return of documents. It is given in books or you can see it through net. So it's very easy: production, impounding and return of documents. Now we are going to do order 14 and order 15 in this session. Order 14 को पहले डिस्कस करते हैं. It says the framing of issues. देखिए, जो आपका ऑर्डर 10 था, ऑर्डर 10 के बाद जिसमें हमने पढ़ा था एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, पार्टीज को कैसे एग्जामिन किया जाता है, जिसमें क्वेश्चंस पुट किए गए थे ये। तो उस ऑर्डर के बाद देखें तो ये ऑर्डर 14 आता है। ठीक है, ऑर्डर 14 जब आपने प्रॉपर एग्जामिनेशन कर लिया है उसके बाद हम इश्यूज को फ्रेम करेंगे। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, ए एंड बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? यू विल फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल डिस्प्यूट बिटवीन देम। किस बात पर झगड़ा है, किस बात पर बहस हो रही है, वो इश्यूज क्या है, और हियर देम। दिस इज सेक्शन 10। सबसे पहले सेक्शन 10 होगा जिसमें जस्ट इट्स अ हियरिंग होती है, और हियरिंग में क्या होता है? यू आर एग्जामिनिंग द पार्टीज। और ये एग्जामिन क्यों करते हैं? टू चेक द रियल कोज ऑफ इश्यू। आफ्टर दैट जो सेकेंड स्टेप होगा वो क्या होगा? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रियल डिस्प्यूट यू विल राइट इट एट वन प्लेस सो दैट इट विल हेल्प लेटर ऑन सॉल्विंग द इशू। आप उसको एक जगह पर लिख देंगे, उस इशू को, जो मेन इशू है। और उस इशू को एक जगह लिखने का कारण क्या है? ताकि बाद में उसी इशू को सॉल्व किया जाए। जब उसको एक जगह लिखा जाता है वो हमारा क्या होता है? ऑर्डर 14। दैट इज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। इश्यूज को फ्रेम किया जाता है। अंडरस्टूड। अब आ जाइए ऑर्डर 14 का रूल 1। रूल 1 बात करता है इश्यूज आर ओरिजिनेटेड वेयर वन पार्टी एडमिट्स देम एंड अदर डिनाई करती है। अगर एक पार्टी उसको एडमिट कर रही है और दूसरी भी उसको हाँ में हाँ मिला रही है, हाँ ये सही है, तो इशू तो होगा ही नहीं। इशू कब आता है? जब दोनों में ही कंसेंसस ऑफ माइंड ना बने, राइट दोनों ही अलग अलग बात को कह रहे हो। इश्यूज वो होते हैं जिसमें वन पार्टी एडमिट करती है और दूसरी पार्टी डिनाई करती है। एडमिट और दूसरी पार्टी उसको डिनाई करे। तो ये हमारा रूल 1 कहता है। रूल 2 बात करता है दैट इश्यूज विच आर मटेरियल प्रोपोजिशन are those facts which plaintiff's suit arise on and defendant's fact which he is denying and its material proposition। ठीक है, material proposition मतलब जो मेन बात होती है इश्यूज की, वो क्या है? जिस इशू को प्रोपोजिशन, जिस इशू को प्लेंटिफ तो एडमिट कर रहा है, जिस बात से राइज हुआ है सूट, और डिफेंडेंट उसको डिनाई कर रहा है। रूल 3 कहता है दैट इश्यूज ऑफ फैक्ट और लॉ अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी रिटन इंडिविजुअली और स्पेसिफिकली। हर इशू को आप इंडिविजुअली और स्पेसिफिकली लिखोगे कि ये इशू लॉ से रिलेटेड है या किसी फैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे समझ में क्या आया? रूल 4 क्या कहता है? जो इश्यूज हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। One is of related to fact, issues related to fact, and other is issues related to law. Right? This is your rule 4. Rule 4 divide करता है issues को two types में, fact and law. Coming to the next one, next is rule 5. Rule 5 of order 14 अभी हमारा चल रहा है बच्चे। ऑर्डर 5 सॉरी रूल 5 कहता है एट फर्स्ट हियरिंग कोर्ट विल प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को रीड करती है। कोर्ट विल रीड दैट एंड आफ्टर ओरली एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज को एग्जामिन करके इट असर्टेन अपॉन द मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ ऑन विच पार्टीज आर डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, फर्स्ट हियरिंग में किया जाता है। उस हियरिंग में जैसे पार्टीज को एग्जामिन कर लिया, एग्जामिन के बाद जो कोर्ट होती है वो मटेरियल प्रोपोजिशन, जो इशू है उसको लिखती है और इशू को चेक करती है कि वो फैक्ट कैटेगरी में आता है कि लॉ कैटेगरी में आता है, और उसको स्पेसिफिकली लिखेगी, डिफरेंशिएट करेगी। कमिंग टू द रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमारी बात करता है क्या? that court need not to frame anything where defendant says nothing in his defense। जब तक डिफेंडेंट अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहता है तो कोर्ट को कुछ फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, कोई इशू खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। जनरल रूल क्या कहता है? एज वी रेड इन रूल 2,
कोर्ट शैल प्रोनाउंस इट्स जजमेंट ऑन ईच इशू पे अपनी जजमेंट देगी कि इस इशू को हमने ये जजमेंट दी है, इस इशू पे ये जजमेंट दी है, इस इशू पे ये जजमेंट दी है, ठीक है। एंड डजंट डिस्पोज ऑफ एनी प्रिलिमिनरी इशू, but if any question arises purely of law, then court will make preliminary dispose of, ठीक है। देखिए वैसे तो प्रिलिमिनरी इशू कोई ऐसा नहीं है जो सोल्व कर दिया जाता है कि पहले इसको सोल्व कर दे लेटर ऑन हियरिंग चलती है, नहीं, लास्ट में जब जजमेंट आती है वही साथ साथ हर पॉइंट के इशू को सोल्व करते हो, आप लास्ट में ही सारे इश्यूज का एक रिजल्ट निकालते हो, उसको प्रिलिमिनरी सोल्व नहीं करते। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि इफ एनी इशू इज रिलेटेड टू लॉ, देन उसको आप प्रीलिमिनरी डिसाइड कर सकते हो, उस इशू को टैकल कर सकते हो। लाइक कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड कोई के पहले प्रीलिमिनरी आपका इशू उठ रहा है, ठीक है ना, ये लॉ से रिलेटेड है कि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है कि नहीं, और सूट वो बैड है क्या नहीं, रिलेटेड टू लिमिटेशन ऑफ सूट से कुछ हो, रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है कि नहीं, तो पहले आप उनको सोल्व करते हो, अगर वो आपके फेवर में आ जाते हैं तो फर्दर फिर आप उनको लेटर ऑन सोल्व करते हो। Thus, in these cases, there is no need to examination and court can preliminary dispose such issue। उसको कोई पार्टीज को नहीं बुलाना है और उनको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, पहले कोर्ट उससे रिगार्डिंग लॉ से रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करती है एंड देन लेटर ऑन डिसाइड इट, राइट। दिस इज योर रूल नंबर 6। अब आ जाते हैं कुछ ग्राउंड्स ऑन इश्यूज कैन बी फ्रेम्ड, ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर इशू फ्रेम किया जाता है। देखिए है जैसे एलिगेशन मेड ऑन ओथ, आप ओथ के टाइम पर कोई एलिगेशन दूसरी पार्टी पर लगाते हो, वो एक सबसे बड़ा इशू का कारण बनता है। सेकंड, एलिगेशंस मेड इन प्लीडिंग, आप अपनी प्लीडिंग्स में कोई एलिगेशन लगाते हो दूसरी पार्टी पर कि इन्होंने ऐसा किया। आंसर्स ऑफ इंटेरोगेटरीज ऑफ ईदर पार्टी, जो भी एक दूसरे से पार्टी ने इंटेरोगेटरीज क्वेश्चन पूछे हैं उनसे रिलेटेड किसी आंसर पर इशू आ रहा है। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ ईदर पार्टी, या जो भी उन्होंने अपनी प्लेंट में इश्यूज डाले हैं उनसे रिलेटेड इशू हो सकता है। अंडरस्टूड। अब है नाउ कोर्ट बिफोर गिविंग एनी डिक्री, कोई जजमेंट देने से पहले मे ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी इशू इन केस, जो भी एक इश्यूज है जरूरी नहीं है कि यही फिक्स होंगे, कोर्ट खुद से इनमें ऐड ऑन भी कर सकती है या खुद से कोई इशू को हटा भी सकती है। परफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, की इश्यूज को फ्रेम कैसे किया जाता है, कैसे उनको एक डॉक्यूमेंट में नोट डाउन किया जाता है। कमिंग नाउ टू ऑर्डर नंबर 15, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, डिस्पोजल ऑफ सूट, सूट को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। ओके, डिस्पोजल ऑफ सूट का मतलब होता है प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, सिंपल वर्ड्स में बोले तो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, कि इश्यूज के फ्रेम होने के बाद इफ कोई फर्दर ऐसी चीज नहीं है जिसमें हियरिंग हो या एक दूसरे को आप सिंपल एक जजमेंट की नीड है तो आप उसको जज अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करता है। ओके, यहाँ पर क्या है, हियर कोर्ट कैन प्रोनाउंस जजमेंट ऑफ सूट एट वंस वेयर देर इज नो इशू बिटवीन पार्टीज, पार्टीज के बीच में कोई इशू ऐसा नहीं रहा है जिसको सॉल्व करना रह गया हो। when two or more defendants are there and one of them admits the plaint of plaintiff, then court may pass judgment against those defendant or defendants। या ऐसा हो कि जैसे ये प्लेंटिफ था और यहाँ पर बाई चांस बी सी डी है, सी ये कहता है कि नहीं मैं ए के सारे एलिगेशंस को एडमिट करता हूँ, हाँ मैंने ही ये किया है, तो जजमेंट सी के खिलाफ तो तभी की तभी आ जाएगी भाई, जो ठीक है तुमने एडमिट कर लिया, तुम्हारे सामने ये केस, ये आई है जजमेंट। ओके, आफ्टर इशूइंग द समन ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस, जब आप फाइनल डिस्पोजल केस को डिस्पोज करते हो, समन इशू करते हो, एंड एनी पार्टी फेल्स टू गिव्स एविडेंस, उनके पास कुछ ऐसे एविडेंस नहीं बचा जिसको वो दे सकते हैं, देन ऑल्सो इन दैट केस जो सूट इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो जो मैं आपको कंडीशंस बता रही हूँ वो ये है कि किस किस केस में सूट को डिस्पोज किया जाता है। तो आई टेल इट वंस अगेन, वेयर देयर इज नो इशू बिटवीन द पार्टीज रिमेनिंग, when two or more defendants are there and one of the defendant accepts the admits the plaint of the plaintiff, after issuing the summon any party fails to give the evidence, then coming to the fourth ground क्या कहता है, if any party or pleader does any admission of facts and according to the court it is enough for trial या final disposal of the case, then also court will pronounce the final judgment कि भाई यहाँ अब इससे फर्दर कुछ नहीं हो सकता और इसने उस बात को एडमिट कर लिया, अब इसको फर्दर सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है,
और आप उसको तभी जजमेंट प्रोनाउंस कर देंगे. द लास्ट वन, वेयर कोर्ट आफ्टर हियरिंग द पार्टीज या एग्जामिनेशन एंड थिंग्स फिट दैट इट इज इनफ एंड नो फर्दर प्रोसीडिंग जो है अब रिक्वायरमेंट है किसी प्रोसीडिंग की, देन ऑल्सो कोर्ट विल पास द जजमेंट देयर ओनली. ठीक है, वहां पे भी कोर्ट तभी अपनी जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी. कोई नीड नहीं है फर्दर केस को सूट को खींचने का, क्योंकि अब कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि फर्दर आप कर सकें. Right, so this is how disposal of suit is done. This is the last step, how to pronounce the judgment. अब जो हम आगे ऑर्डर में करेंगे वो करेंगे जब देर इज अ नीड कि हाँ अभी फर्दर प्रोसीडिंग्स की नीड है, अभी सूट नहीं डिस्पोज कर सकते, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट सेशन. टुडेज in session my topic is over. Read it carefully, understand each and every topic, understand each and every example. If you get any problem, comment below. With this, the session is over. Have a nice day. Thank you.